आज करने जा रहे हैं हम लोग सबसे पहले डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो छोटी क्लास में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा डिस्पर्शन क्या होता है। क्या होता है डिस्पर्शन? व्हाट इज डिस्पर्शन? स्कैटरिंग। बैठ बेटा। Yes, splitting of light is called dispersion. Splitting of white light into 7 colors. स्पेक्ट्रम, इसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं, 7 कलर्स का स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये आपको पता है। ये स्पेक्ट्रम होगा, है ना? दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। बीबी और ये छोटी क्लास में आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो अगर हम लाइट को, वाइट लाइट को इस एक ग्लास प्रिज्म में से पास करते हैं, ऐसे अगर हमने लाइट डाली तो ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगी तो रिफ्रैक्शन होना चाहिए, तो रिफ्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, अपने पाथ से रिफ्रैक्ट होगी। फिर ये स्प्लिट्स अप इनटू 7 कलर्स। बना नहीं पा रहा ठीक से, आप सब बता दो। एक्चुअल में तो ये यहीं स्प्लिट हो जाती है, जो स्प्लिट होती है वो भी समझाता हूँ। इतना होता है कि स्प्लिट हो गई है यार, और फिर ये टूवर्ड्स द बेस नीचे की तरफ हो जाता है। ठीक है, तो ये आपकी डिस्पर्शन कहलाती है। ठीक है, एक अगर मैं ले रहा हूँ तो एक में ऐसे होगा, देखो समझो। सिंगल में बनाऊंगा तो पता नहीं। ये 7 कलर्स में बट गई। ठीक है, मान लो मैं इसको एक लाइट से बना के दिखाता हूँ आपको, तो ये क्लियर होगा। जैसे लाइट ऐसे गई, ऐसे मुड़ी, ऐसे। ठीक है, अब ये लाइट और जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन होगी यहाँ पर, इसकी और इस इंसिडेंट लाइट, ये इंसिडेंट लाइट है, दिस इज इंसिडेंट रे। और जो नॉर्मल है, जो इसके साथ 90 बना रहा है, उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये इस नॉर्मल के साथ ही ये वाला एंगल कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना? और लाइट कितनी बेंड हुई है, कितनी डेविएट हुई है अपने पाथ से, ये पता लगाने के लिए हमने क्या करना है, इसको आगे खींच लेना है और इसको भी पीछे खींच लेना है। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। ये बात समझ में आ गई? और अगर यहाँ भी नॉर्मल डाल दूँ मैं, यहाँ भी मैंने नॉर्मल डाल दिया, इस लाइट के नॉर्मल डाल दिया, तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमरजेंस। बिल्कुल सेम है जैसे क्लास लैब में नहीं करते थे, ध्यान है? ये क्लास लैब था हमारा, यहाँ लाइट रे आती थी, ये नॉर्मल होता था, ये इधर की तरफ मुड़ गई क्योंकि डेंसर मीडियम में आई, फिर ये बाहर की तरफ निकल गई।
तो जो नॉर्मल के साथ एंगल बनता था एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ये एंगल ऑफ एमरजेंस नॉर्मल के साथ नहीं बनता, वही चीज़ वहाँ बनाई है। ठीक है, कई बार ये वाला एंगल पूछ लेते डेविएशन वाला। ठीक, तो अब लाइट, वाइट लाइट जब वैक्यूम में या हवा में, एयर में चलती है तो वो जो है स्प्लिट नहीं होती है, सेम स्पीड से सारे कलर्स चलते हैं, सारे कलर्स मूव विद सेम स्पीड इन एयर और वैक्यूम। लेकिन जैसे किसी और मीडियम में एंटर करती हो तो उसकी स्पीड बदल जाती है। ठीक है, सब जितनी भी कलर्स हैं उनकी सबकी एक फ्रीक्वेंसी है, सबकी एक वेवलेंथ है ना। ये छोटा सा फॉर्मूला आपने शायद 9th क्लास में पढ़ा होगा, पढ़ा था। तो फ्रीक्वेंसी और जो वेवलेंथ है ये एक दूसरे के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब एक अगर बढ़ता है तो दूसरा घटा हुआ होता है। तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा कम होती है। ठीक है, अब तुमने ये भी पढ़ा था, देखो तुम वेवलेंथ पढ़ते थे तो ऐसे चलाते थे ना, ऐसे चलाते थे ना, तो वेवलेंथ क्या कहते थे भैया, ये जो क्रेस्ट है इसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड लैम्डा, वेवलेंथ। ये पढ़ा हुआ है तुमने 9th क्लास में, कुलदीप सर ने पढ़ाया हुआ है ना। अब जितना ये लंबी होगी, नेचुरल सी बात है कि इसके उतने कम क्या होंगे, क्रेस्ट होंगे। अब यही चीज अगर ऐसे बनी होती तो क्या होता, ये क्रेस्ट ज़्यादा होती, इतनी ही दूरी पर अगर मैं इतना ही बड़ा बड़ा बना दूँ, ऐसे ही बना दूँ, इतना ही बड़ा बनाया मैंने, लेकिन मैंने उसको खड़ा पीक बना दिया, तो ये दूरी ज़्यादा है, ये दूरी कम है, ये लैम्डा इज लेस। तो इसकी वेवलेंथ ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, कोई भी चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। कोई भी चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है, तो ये कितनी बार रिपीट हो रहे हैं जो क्रेस्ट और ट्रफ है, ये ज़्यादा अगर पास पास है इसका मतलब ज़्यादा बन जाएंगे इसी लेंथ में, और अगर दूर दूर है तो कम बनेंगे। तो इसलिए लैम्डा और फ्रीक्वेंसी और लैम्डा वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक अगर ज़्यादा है तो दूसरा कम हो जाएगा। समझ में आ गई बात है। और हमने ये भी पढ़ा था CY/E पढ़ा था, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल था स्पीड ऑफ लाइट की, था कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, जिसकी और v क्या है हमारे पास, f इंटू लैम्डा, इसकी जगह अगर मैं v की जगह क्या रख दूँ, f लैम्डा, नहीं तो उससे क्या पता चलता है, हमें इससे भी निकाल सकते हो वैसे तो तुम, v क्या है उसे छोड़ दो, ये क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू f इज इक्वल टू v बाई लैम्डा, ऐसे कह सकता हूँ। ठीक है, f इज इक्वल टू v बाई लैम्डा। अब जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी फ्रीक्वेंसी के साथ होगा, ठीक है, तो जिसकी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, एक मिनट, मतलब किससे जोड़ रहा हूँ मैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जोड़ रहे हैं ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जोड़ रहे हैं तो क्या आएगा, ये मिटा दो सारा, तो बेटा क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं सर। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि देखो ये V है वायलेट, वायलेट इनकी सबकी जितने भी कलर्स हैं इनकी इस ग्लास के अंदर अलग अलग स्पीड होगी, अलग अलग स्पीड होगी ना, तो अलग अलग स्पीड होगी तो इनका डेविएशन भी अलग अलग होगा, रिफ्रैक्ट भी अलग अलग होंगी। भाई एक स्पीड से चल रहा है कोई आदमी, तो उसका अगर भीड़ में घुसता है, जिसकी तेज़ स्पीड है वो तो क्या होगा, जिसकी तेज़ स्पीड है उसका क्या होगा,
वो कम डेविएट होगा, वो कम डेविएट होगा। देखो भीड़ में एक आदमी को घुसा दो जो बहुत स्लो राइडर है, साइकिल पे चल रहा है धीरे धीरे या पैदल चल रहा है धीरे धीरे, तो क्या वो उस भीड़ को चीर के निकल पाएगा? तुमने बहुत बार देखा होगा, बहुत सारे लोग वो चलाते हैं स्केट्स, है ना, भीड़ में चलाते हैं। कैसे चलाते हैं? तेज चलाते हैं और ऐसे 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 ऐसे, ऐसे निकलते चले जाते हैं, है ना। साइकिल भी चला लेते हैं। और अगर मान लो एक तेज स्पीड की मोटरसाइकिल चला दो भीड़ में, तो वो डेविएट कम होगी कि ज़्यादा होगी? नहीं, कम होगी, क्योंकि उसे देख के तो लोग वैसे भाग जाएंगे। डेविएशन होने की जरूरत नहीं। डेविएट करना है अपने पाथ से चलते। डेविएशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डेविएशन? इंग्लिश में अब वायलेट लाइट जो है वो सबसे ज़्यादा डेविएट होती है। अब तुम इसको जब पढ़ते हो तो प्योर ऐसे पढ़ते हो, है ना। ये विजिबल स्पेक्ट्रम है, दिस इज विजिबल, ये कलर्स हम देख पाते हैं। अगर रेड से भी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ इसकी है, रेड की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ इसकी है, रेड की। इससे भी ज़्यादा है तो उसको हम इंफ्रारेड, और अगर वायलेट से भी कम है तो उसको हम बोलते हैं अल्ट्रावायलेट। तो जो हमारी पूरी सन से लाइट आ रही है वो 3 हिस्सों में बटी हुई है, इंफ्रारेड रेस, अल्ट्रावायलेट रेस और विजिबल रेस। तो विजिबल तो वो है जिससे हम सब चीज़ों को देखते हैं, डिफरेंट कलर्स को पहचान पाते हैं, भाई ये येलो कलर है, ये है, ये है, अलग अलग कलर्स है ना, ये तो इसकी वजह से विजिबल स्पेक्ट्रम। अगर वेवलेंथ रेड से भी ज़्यादा है और जो वेवलेंथ है वो ऐसे बढ़ती है, ठीक है, वेवलेंथ इंक्रीजेस, ऐसे बढ़ रही, मतलब रेड की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ, तो उससे भी ज़्यादा है तो इंफ्रारेड रेस कहलाती है। वायलेट लाइट से भी कम है तो अल्ट्रा वायलेट कहलाती है। तो आगे बात, ये तुम्हें पता ही खतरनाक होती हैं, हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर ली थी। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हमें क्या क्या नुकसान पहुंचा सकती हैं? स्किन कैंसर कर सकती हैं, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वीक कर सकती हैं और कैटरेक्ट भी कर सकती हैं। 3 चीज़ें मैंने बताई थी। यूवी रेस का नुकसान क्या क्या बताया था? इम्यूनिटी को वीक कर सकती हैं, स्किन कैंसर कर सकती हैं और कैटरेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, याद रखना है इसको, एग्जाम में है तुम्हारे कोर्स में। तो जो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ वाला है वो उतना ही कम डेविएट होता है, उसकी डेविएशन उतनी ही कम है। देखो यहाँ पर निकल रही है, तो ये रेड लाइट ऊपर है और वायलेट नीचे है ना, सबसे नीचे वायलेट है। सबसे ज़्यादा डेविएट कौन हो रहा है? सबसे कम वेवलेंथ वाला, सबसे कम वेवलेंथ वाला सबसे ज़्यादा डेविएट हो रहा है अपने पाथ से, और सबसे लंबी वेवलेंथ वाला सबसे कम हो रहा है। इसके साथ एंगल बनाओगे तो ये एंगल कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। लेकिन इसके साथ अगर इसको बनाओगे एंगल को, बहुत बड़ा एंगल बनेगा। देखो यहाँ से अगर मैं इसको खींच लूँ पीछे की तरफ, अगर मैं ऐसे खींच लूँ इसको, तो ये एंगल कैसा बन रहा है? बहुत बड़ा। ये एंगल ऑफ डेविएशन है, ठीक है। तो बस ये चीज़ आपको याद रखनी है कि एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज़्यादा किसका होता है? जिसकी वेवलेंथ सबसे कम। समझ में आ गई मेरी बात? एंगल ऑफ डेविएशन किसका सबसे ज़्यादा है? जिसकी वेवलेंथ सबसे कम। तो वायलेट इज डेविएटेड मोस्ट एंड रेड इज डेविएटेड लीस्ट। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, इस डेविएशन होने की वजह से एटमॉस्फेयर में भी तो ये डेविएशन होता होगा, है ना। एटमॉस्फेयर में क्यों होता है? क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर जो है खाली हवा नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सारी गैसेस निकलती हैं, इंडस्ट्रियल गैसेस निकलती हैं, मिट्टी होती है, अलग अलग टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पर वो भी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जिसको हम एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। मतलब लाइट जो है, जो हवा में एंटर होती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, तो वो भी एक सीधी पाथ में नहीं चलती है। क्यों नहीं चलती है? देखो हमारा एटमॉस्फेयर जो है ना, स्टार्ट हो जाता है यहाँ से लगभग मेरे ख्याल से 2-2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर ऊपर से, वहाँ से हमारा एटमॉस्फेयर शुरू हो जाता है। होता तो 10 किलोमीटर ऊपर से, लेकिन जो घना जो आता है, जिसमें ऊपर कम होता है, नीचे ज़्यादा होती है चीज़ें, ठीक है। उसमें क्या क्या आ जाती है? तुम्हारी
भाई धूल आंधी उड़ती है तो मिट्टी के कण होते हैं, ठीक है, गैसेस होती हैं बहुत सारी जो तुम यहाँ से प्रोड्यूस करके ऊपर भेजते हो, कहते हैं ना यहाँ से गायब होगी, तो वो गायब होगी नहीं कहाँ, वो इकट्ठी होती रहती है ऊपर, बारिश हो जाती है तो पानी के साथ नीचे आ जाती है, नहीं तो फिर ऊपर ही रहती है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का अभी हम पढ़ेंगे भी, जो स्टार्स को हम देखते हैं ट्विंकल होते हुए, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, वो किसकी वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। देखते हो स्टार ट्विंकल करता है ऐसे, तो स्टार कभी ट्विंकल नहीं करता, सूरज करता है तुम्हारा। तो सूरज जो है, जो सन है, इट इज ऑल्सो ए स्टार, वो मिडिल साइज स्टार, छोटा स्टार, मतलब ना छोटा ना बड़ा, बीच वाला, ठीक है, सन जो होता है, तो वो कभी भी ट्विंकल नहीं करता। वो क्यों नहीं करता है, क्योंकि वो हमारे नज़दीक है, बहुत नज़दीक और स्टार्स के मुकाबले। तो वहाँ से जब लाइट आती है और हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, तो जब भी कोई इतना दूर हो चीज़ कि वो पॉइंट साइज बन जाए, संतों में इतना बड़ा दिखाई नहीं देता ना, सुबह के टाइम उठ जाओ तो, है ना, कभी स्टार देखा कोई इतना बड़ा, क्योंकि सुबह उठे हैं इतना बड़ा स्टार दिखाई दे रहा था, क्यों नहीं दिखता, क्योंकि बहुत दूर है हमसे। मैंने उस दिन ही बताया था आपको 4.2 लाइट ईयर्स दूर है हमसे, इतना दूर है, मतलब वहाँ से लाइट आने में इतना टाइम बन जाता है, इतना दूर है। तो वो छोटी सी पॉइंट साइज स्टार जब हमारे अंदर लाइट आती है एटमॉस्फेयर में, तो वो एंटर करते ही एटमॉस्फेयर में अपना पाथ बदलेगी, क्योंकि वैक्यूम है ऊपर, जब हमारे एटमॉस्फेयर में घुसेगी तो वहाँ पर उसको मीडियम मिल जाएगा, समझ में आ गई बात। तो वो अपने पाथ से हट जाती है। फिर कहीं पर तो ज़्यादा डेंस होता है, ठंडा गर्म का भी टेम्परेचर का भी फर्क है, भाई ऊंचाई पे जो है ठंडक होती है, नीचे जो है वो गर्म होगा। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इंफ्रारेड रेज नीचे आती है। इंफ्रारेड रेज जो है, ये इंफ्रारेड, ये हमारे सन के अंदर जो भी गर्मी पैदा होती है सन रेज में, दिस इज ड्यू टू दीज इंफ्रारेड रेज। जो भी गर्मी पैदा होती, कपड़े बाहर डाल के आए सूख जाते, सूखते किसकी वजह से, इसकी वजह। बल्ब जलाते हो तो बल्ब जलाते हो तो बल्ब के अंदर भी इंफ्रारेड रेज निकलती है, गर्म हो जाता है ना बल्ब, तुम प्रेस करते हो इलेक्ट्रिक आयरन, गर्म कर ली तुमने, उसमें से भी तुम्हें इंफ्रारेड रेज निकलती है। जो भी चीज़ गर्म कर दी, उनमें से जो गर्मी प्रोड्यूस कर रही है, दे आर इंफ्रारेड। समझ में? उस दिन मैंने तुम्हें ग्रीन हाउस इफेक्ट समझाने की कोशिश करी थी, इसको समझ में आया कितना मुझे नहीं पता, ठीक है, तुम्हारे कोर्स में है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में यही होता है कि जब सन से हमारे पास लाइट आती है, उसकी जो इंफ्रारेड रेज है जो वहाँ से आ रही है, उनकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, कम होती है। तो जिसकी वेवलेंथ जितनी कम होगी उतनी ही पेनिट्रेशन होता है उसका ज़्यादा। तो वो हमारे जो अर्थ का पेनिट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको ब्रेक करके अंदर आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसका वेवलेंथ बहुत कम है, छोटी है, ठीक है, तो वो अंदर आ गई। जितनी ज़्यादा गर्म चीज़ से आएगी उसकी वेवलेंथ उतनी ही कम होगी, और उतनी कम होने की वजह से क्या होगा, उसकी पेनिट्रेशन बढ़ जाएगी। तो वो हमारे अंदर आ गई। लेकिन हमारे अंदर आके क्या हुआ इसमें अर्थ में, चीज़ों को गर्म करा उसने। तो क्या तुमने कभी ऐसा देखा है कि सन जितना टेम्परेचर हो गया होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 डिग्री हो, 52 डिग्री हो, अगर बंद कर दी तुमने, जैसे गाड़ी होती है तो उसमें 50 की जगह 70 होगी, बस इतना ही हो। गाड़ी के अंदर जब खोलते हो तो गर्मी दिखती है ना, बहुत जोर की गर्म होती हो, तो उसका कारण यही होता है कि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं कर पाती चीज़ों को। अब जब चीज़ गर्म होती है तो उसमें से फिर इंफ्रारेड रेज निकलती है, और वो इंफ्रारेड रेज कम फ्रीक्वेंसी वाली होती है ना, उनकी वेवलेंथ कम होती है, ठीक, फ्रीक्वेंसी नहीं, उनकी वेवलेंथ कम होती है, वेवलेंथ ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है। उल्टा बोल रहा हूँ, उल्टा बोल, आपने लिखा है नहीं सुन, जो हमारे अंदर आई है उनकी जो वेवलेंथ है वो कम है, ठीक है। तो जब वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी है, यूनिवर्सिटी पोर्शन वेवलेंथ तो फ्रीक्वेंसी। अब हमारे अर्थ में आ गई वो, यहाँ कोई सामान पड़ा है, उस सामान से इंफ्रारेड रेज निकली,
इनकी वेवलेंथ कम थी, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी कम है, फ्रीक्वेंसी कम। तो फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब है उसकी पेनिट्रेशन कम होगी। बात समझे? जितनी छोटी होगी चीज़ वो उतना ही तेज़ी से चलेगी, पेनिट्रेशन पावर उसकी ज़्यादा होगी। अगर कोई बड़ी चीज़ है तो बड़ी चीज़ पेनिट्रेशन कम करती है। समझ रहे मेरी बात को? जैसे ऐसे इसको एग्जाम्पल के थ्रू आप ले सकते हो, जो पिस्टल की गोली होती है उसको तुम कहीं मारोगे तो वो एंटर जो करेगी उसमें तो आर पार काफ़ी अंदर तक घुस जाएगी, छोटी गोली, ठीक है। लेकिन अगर कोई बड़ी चीज़ मार दो उसमें फेंक के उसी स्पीड से, तो वो पेनिट्रेट कम करेगी, नुकसान ज़्यादा करेगी, ऐसे ज़्यादा बढ़ेगी, ऐसे कम हो सकती है, ठीक है। तो पेनिट्रेशन हमेशा छोटी चीज़ का ज़्यादा होता है। छोटी मतलब जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो, जिसकी वेवलेंथ कम हो, वो पेनिट्रेट ज़्यादा करती है। तो सन से जब लाइट आती है तो उसकी फ्रिक्वेंसी तो ज़्यादा होती है लेकिन वेवलेंथ कम होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और उसका समझ में आ गया? तो मैं क्या समझा रहा हूँ मैं, ये वेवलेंथ है ऐसे चल रही है, तो ये तो वेवलेंथ है रेस्ट या ट्रफ्स के बीच में। लेकिन इसी में अगर मैं इतनी लेंथ में ही मैं इसको ऐसे कर दूँ तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। देखो 1 2 3, इसमें एक ही आया, तो ये जो डिफरेंस है, ये जो है ये है ज़्यादा है ना, ये ज़्यादा 3 बन गए, इसमें एक ही बना, ये 1.5 बना। बेटा मत खाए इसे, देख लेगा, सुन ही नहीं रहा, इतना खून खाने में लगेगा, लीवर खराब हो जाएगा, इतना खून खाएगा, ठीक है। तो ये लैम्डा हो गया हमारे पास, ये लैम्डा 3 लैम्डा बन गए, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसका मतलब वेवलेंथ छोटी हो गई। तो जितनी छोटी वेवलेंथ उतनी ही पेनिट्रेशन ज़्यादा। तो यहाँ से वेवलेंथ कम आई, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी, वेवलेंथ एंटर होगी, अंदर चीज़ गर्म करी, वेवलेंथ बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी कम हो गई। अब ये इसको पार नहीं कर पाती, जब गर्मी करी किसी चीज़ को गर्म करा, उससे जो इंफ्रारेड रेज निकली, दे कैन नॉट पेनिट्रेट दिस CO2 ब्लैंकेट। जो CO2 का ब्लैंकेट हमारे अर्थ के ऊपर लगाया हुआ है भगवान ने, ये सबसे बड़ा बून है हमारे लिए, इट इज़ अ बून फॉर अर्थ, ठीक है। क्यों वरदान है? इसलिए वरदान है क्योंकि हमारा हीट जो है उसको कैप्चर करके रखने का काम करती है। अगर ये नहीं हो तो यहाँ पर लाइफ संभव नहीं है, किसी भी प्लेनेट पर लाइफ संभव है ही नहीं। इतना कम टेम्परेचर हो जाएगा कि आदमी मर जाएगा, ठीक है। तो पर हमने क्या करा, उस ब्लैंकेट को मोटा करते जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, पहले जितना नेचर ने हमें दिया उससे मोटा कर दिया हमने, ये ब्लैंकेट बना दिया। ज़्यादा ठंड लग रही है, ब्लैंकेट ज़्यादा हो गया, अब ब्लैंकेट मोटा कर लिया और गर्मी लगनी शुरू हो गई, मुझे अब क्या करें, तो आप कुछ नहीं हो सकते। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि इस ब्लैंकेट मोटे होने की वजह से इतनी हीट जनरेट हो गई हमारे अर्थ के ऊपर कि अर्थ का बहुत बड़ा हिस्सा पानी में डूबने का खतरा हो गया, और बहुत सारे लोगों को मरने का खतरा हो गया, क्योंकि पानी पीने का आएगा ही नहीं। भाई पानी कहाँ से आता है? ग्लेशियर्स से, और ग्लेशियर्स पिघल के कहाँ जा रहे हैं जल्दी ओशन में, वो नमकीन पानी बनता जा रहा है, हम पिएंगे क्या? सारी जितनी नदियाँ वो सूख जाएंगी, फटाफट पिघलेगा, टूट के और उसमें घुस जाएगा जाके। उसको बनने में ग्लेशियर्स को मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे, और हमने 150 साल में कर दिया बराबर CO2 पैदा करके, समझ रहे हो? तो CO2 हम चाहें ना चाहें हो ही रही है पैदा। भाई अब जैसे जैसे साइंस बढ़ती जा रही है तो उसको नेचर अपने आप ही कम करेगी। जैसे पॉपुलेशन बढ़ गई बहुत ज़्यादा, अब हम तो मान नहीं रहे, तो हम नहीं मान रहे तो क्या होगा? फिर नेचर सबको इकट्ठा मारेगी, निपटा देगी, मास मर्डर, मैसेकर हो जाएगा, बिल्कुल क्या मैसेकर हो जाएगा। तो वो नेचर का मैसेकर होगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और जितने भी आइलैंड्स हैं छोटे छोटे, मॉलदीव्स, मॉरिशस, बहुत सारे आइलैंड्स हैं, जैसे हमारा अंडमान निकोबार नीचे, ठीक है, ये सारे के सारे पानी में अंदर। मतलब इनका अगले
20-30 साल में ज़्यादातर नीचे होते हैं। मालदीव का अभी घूम रहे हैं सर, मालदीव डूब चुका है, वो पता है इतना सा ऊपर है, बस पानी से डूब जाएगा। हाँ तो वो टूट जाएगा ठीक है। तो ये सारे डूब जाने हैं। और अभी तो उधर शायद इंडोनेशिया में भी उन्होंने अपनी राजधानी शिफ्ट की थी, क्योंकि उनकी जो राजधानी शायद जकार्ता है वो वहाँ से शिफ्ट कर दी उन्होंने। तो जकार्ता जो है डूबने की स्थिति में आ गया है, मतलब वो आगे आने वाले टाइम में 10-20 साल में इंडिया के भी बहुत सारे कोस्टल एरियाज नीचे, केरला फेरला सब अंदर, ठीक है। तो इसलिए, और बॉम्बे तो है ही सिर्फ एक छोटा सा आइलैंड ही है। बॉम्बे में कुछ नहीं है, बहुत सारे 6-7 आइलैंड्स हैं, उनको जोड़ रखा है अंग्रेजों ने। ये छुट्टियाँ मनाने जाया करते थे अंग्रेज और अपना व्यापार करते थे समुद्र से, तो उन्होंने सबको जोड़ दिया सड़क से। तो इसलिए ऐसा लगता है बॉम्बे नहीं तो ये अलग अलग टुकड़े हैं, ठीक है। तो ये अंदर घुस नहीं, बाहर नहीं निकल पा रही इंफ्रारेड रेज, इससे हीट प्रोड्यूस हो रही है हमारे इसमें। हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही, हीट जा नहीं निकल रही है, बाहर नहीं निकल पा रही। पहले पतला कंबल था निकल जाती थी, अब मोटा कर दिया तो नहीं निकल पा रही। तो जब नहीं निकल पाएगी तो फिर या तबाही मचाएगी, ठीक है। तो ये तो था ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये समझ में आ गई ना। हाँ बोलो सर, आपने बताया कि इंफ्रारेड रेड कलर सबसे कम डेविएट हो रहा है, इसका यूज़ कहाँ करते हैं कि रेड कलर सबसे कम यूज़ हो रहा है। आप जितने भी सिग्नल्स देखते हो दे आर ऑल ऑफ रेड कलर। ऊपर लगाते हैं, एरोप्लेन के लिए भी लगाते हैं, बड़े टावर्स के ऊपर। कभी तुमने वहाँ पर येलो लाइट या ब्लू लाइट लगी देखी है? नहीं देखी। वहाँ क्या लगती है? रेड, ताकि वो वहाँ से वहाँ तक जब ट्रैवल करेगी, किसी कोई हवाई जहाज है उसको अगर वहाँ तक पहुँचेगी, उसको पायलट को कैसे दिखाई देगा? क्योंकि वो डेविएशन उसका सबसे कम होता है। इसीलिए तुम रेड लाइट में रेडी क्यों होती है भाई? रेड लाइट क्यों होती है? डेंजर साइन क्यों कहते हैं रेड को? कुछ काट लेता है कुछ चीज़? कुछ नहीं करता, क्योंकि दूर से हमें दिखाई दे जाती है, डेविएशन नहीं होता है, कम होता है। इसीलिए रेड कलर का सिग्नल हर जगह आप देखोगे, हर जगह सिग्नल रेड लाइट। जो शिप्स के लिए वो बनाए जाते हैं ना, लाइट हाउसेस, लाइट हाउस बनाते हैं, है ना। अब तो खैर टेक्नोलॉजी दूसरी हो गई, पहले लाइट हाउसेस बनाए जाते थे, अब तो हर चीज़ तो जीपीएस से चल रही है ऊपर से, अब तो कोई चक्कर ही नहीं है ना। पहले लाइट हाउस बनाते थे, जगह जगह पर टापू होते थे या कुछ होता था, वहाँ टावर खड़ा कर देते थे, लाइट लगा देते थे, ये पता चल जाता था कि यहाँ टकरा ना जाए रात में अंधेरे में, तो दूर से उसको दिख जाता था कि भाई रेड लाइट है यहाँ पर। तो है क्या कहते थे, कुछ बोले ना, क्या बोले? रेड और क्या वाइट की मुझे नहीं पता, वाइट होती है कि नहीं, पर वाइट की भी हो सकती है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो रेड कलर की ज़्यादातर सिग्नल्स यूज़ करते हैं, वाइट को मुझे आइडिया नहीं, वाइट होती है कि नहीं। तो इसीलिए करते हैं क्योंकि डेविएशन उसका सबसे कम होता है। समझ में आ गई सब? तो ये तो हो गया जी आपका। और लिखो एक बार, लिखो एक बार, हेडिंग डालो पहले, विजिबल स्पेक्ट्रम, पहले डिस्पर्शन लिखो, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। The phenomenon of splitting of white light, the phenomenon of splitting of white light into its constituent 7 colors, into its constituent 7 colors, on passing through a glass prism, on passing through a glass prism, on passing through a glass prism is called dispersion of light.
ये तो फिनोमिनन हो गया जो स्प्लिट कर रहा है वाइट लाइट को 7 कलर्स में। तो इसको तो बोलते हैं हम क्या, डिस्पर्शन। अब स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्स, तो लिखो विजिबल स्पेक्ट्रम लिख लो, हेडिंग डालो विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम। देखो द बैंड ऑफ 7 कलर्स, the band of 7 colors, the band of 7 colors obtained on a screen, the band of 7 colors obtained on a screen on passing white light through, on passing a white light through दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, द बैंड ऑफ 7 कलर्स obtained on a screen, obtained on a screen, ठीक है, on passing white light through, on passing white light through a prism, on passing a white light through a prism is called spectrum। ठीक है, अब क्योंकि ये स्पेक्ट्रम हमें दिखता है, आंखों से दिखाई देता कलर्स, तो इसलिए इसे विजिबल स्पेक्ट्रम बोल देते हैं। तो विजिबल स्पेक्ट्रम का मतलब वो है जो हमें आंखों से दिखाई देता है। तो ये 7 कलर्स हमें सारे आंखों से दिखाई देते हैं, इसलिए दिस इज कॉल्ड विजिबल स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब लिखो कॉज ऑफ डिस्पर्शन, कॉज ऑफ डिस्पर्शन। देखो, the cause of dispersion is that different colors of white light have cause of dispersion. The cause of dispersion is that different colors of white light have different wavelengths, having different wavelengths। मोनिका बहुत स्लो लिखती है बेटा, सब बच्चे लिख लेते हैं, तू ही रह जाती है। Different colors of white light having different wavelengths deviate through deviate through different angles on passing through a glass prism। different कहाँ तक लिखा? through different angles on passing through a glass prism, on passing through a glass prism। That is why they split on, that is why they split, कॉमा लगा के लिखना, that is why they split, कॉमा लगा के लिखो, on coming out from the prism, on coming out from the prism, on coming out of the prism, on coming out of the prism along different directions। ठीक है, तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हो। और दूसरा
सुनो मेरी बात, ये अगले आगे नोट करके लिख लो, नोट करके लिखो। वायलेट कलर हैज मिनिमम स्पीड, वायलेट कलर हैज मिनिमम स्पीड and red color has maximum speed. Violet color has minimum speed and red color has maximum speed. ठीक है, अब हमने एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा था। क्या था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? भव्य बताइए, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा? Refractive index is the light, the bending of light when it passes from one medium to another. ठीक है, तो जितना बेंड कर दे कोई चीज़ को ज़्यादा, उतना ही उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। पढ़ा था सबसे ज़्यादा किसका था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा? सबसे ज़्यादा जो पढ़ा था डायमंड। वेरी गुड, याद है कुछ क्या वैल्यू थी? नहीं, 2.4 है ना, 2.42 के करीब करीब डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, सबसे ज़्यादा जो रिफ्रैक्ट करता है वो सब, जो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है वो, उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा नहीं है। वो नहीं बताना चाह रहा मैं, कह रहा हूँ जो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, इसका मतलब वो लाइट को उतना ही ज़्यादा बेंड कर रहा है। तो तुम्हारे हिसाब से इसमें सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होना चाहिए? कौन से कलर का? वायलेट कलर होना चाहिए। वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, मैंने अभी क्या लिखवाया आपको भाई, स्पीड जो है v ऑफ वायलेट कलर सबसे कम होती है और स्पीड ऑफ रेड कलर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो इसमें अगर स्पीड के हिसाब से देखें तो n होता है c/v, तो इसका मतलब n और v जो है एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आप देखिए इधर ध्यान दो, जो समझा रहा हूँ तो समझो। क्या कर रही है तू? क्या बोला? तो इधर ध्यान देना, उसको छोड़ दो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड एक दूसरे के क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर वायलेट लाइट की स्पीड सबसे कम है तो इसीलिए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका सबसे ज़्यादा है। तो रेड का क्या होगा? कम है, इसीलिए वो कम बेंड हो रहा है। बात समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, अब इसको अगर हम उससे जोड़ना चाहें, क्या था हमारे पास? c इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा। c इज इक्वल टू c, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर की बात कर रहे हैं ना, तो एक ही बात है। ठीक है, तो अगर हम इसको जोड़ दें इससे तो कुछ इनमें कंक्लूजन निकलता है। कोई फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और v जो है उसके v ले लो f इंटू लेमडा। तो अगर वायलेट लाइट की स्पीड कम है, इससे क्या पता चलता है मुझे? ये आपस में मैं सिर्फ इनको जोड़ना चाह रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। ये कुछ इनसे कंक्लूजन निकलता है। ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव। वायलेट की फ्रीक्वेंसी कम होगी। पंखे की नीचे बैठ चलाऊंगा नहीं, कहने की कोई जरूरत नहीं है। सुबह के टाइम नहीं चलेगा इससे। सर फ्रीक्वेंसी कम होगी ना वायलेट? है सर फ्रीक्वेंसी शायद कम होनी चाहिए तो वायलेट की फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए। नहीं, वायलेट इसकी लैम्डा की वेवलेंथ कम होगी ना, लैम्डा की वेवलेंथ v की कम है, इसकी ज़्यादा है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी
इसकी ज़्यादा है और इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। लैब में आपको वायलेट का सर पर फ्रीक्वेंसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता सर हाँ अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो बैंड ज़्यादा क्यों है? फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो बैंड ज़्यादा क्यों कर रही है? वो तो बता दिया कि स्पीड के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना तुम्हारे पर अभी आपने बोला कि बैंडिंग। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वो जैसे डेविएट नहीं होती उससे अपने पास में जाती है जैसे तो तेजी से आ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होती है किसी चीज़ की तो वो पेनिट्रेट ज़्यादा करती है, वो ज़्यादा डेविएट हो जाती है। जिसकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ लंबी होती है वो कम डेविएट होती है, ये बोला मैंने। रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है इसीलिए डेविएशन उसका सबसे कम है। रेड लाइट यही तो बता रहा हूँ कि सिग्नल्स क्यों रेड कलर के होते हैं। सिग्नल्स इसलिए रेड कलर के होते हैं क्योंकि उनका डेविएशन कम है, ठीक है। तो डेविएट कम कर रही है और उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हो गया कि जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है वो डेविएट अपने पाथ से कम करती है। मैं तो सिर्फ इनमें ये जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके कोर्स में कुछ नहीं है ये, पर मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ क्या पता कुछ ऐसी चीज़ निकल आए हाथ में आते कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फ्रीक्वेंसी और उसके साथ कुछ जोड़ निकलता है। चलो बाद में सोच लेंगे, कोई बात नहीं। ये समझ में आ गया इतना आपको? है हाँ हाँ यार ये आ गया। तो पंखे के नीचे नहीं हवा लग रही तेरे को? वहाँ से आ रही है, वहाँ से भी आ रही है, तो इसकी पंखे के नीचे से नहीं आ रही? वहाँ से आ रही है। उधर तो आती नहीं। अब तुम यहाँ बैठ जा इसके पास, यहाँ आ जा, यहाँ आ जा। जिसको गर्मी नहीं यहाँ बैठ पंखे के नीचे बैठ। बेटा जिंदगी के अंदर क्या परेशानी आएंगी तुम समझते नहीं हो। तुम अभी एसी में रहने की ऐसी गंदी आदत हो चुकी है ना, जिस दिन 2 दिन का कट लगेगा ना तुम मर जाओगे, बता रहा हूँ। अब से 10